हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारे कवि हुए हैं प्राचीन भारत में, यानी कि कालिदास, इसके बारे में देखने वाले हैं। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको हम उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार से कालिदास को गुप्ता साम्राज्य में रखते हैं, मतलब गुप्त साम्राज्य के से रिलेट करते हैं, किस प्रकार उन्होंने अपनी जो है रचनाएं लिखी, कौन सा पहला ग्रंथ है, कौन सा दूसरा है, और कौन से नाटक है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, इन सब की जो बातें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। कालिदास चूँकि संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार हैं। कालिदास के काल के विषय में जो विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रतीत ऐसा होता है कि ये गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य से संबंधित रहे होंगे। अब ये कैसे हम मानते हैं, तो हम इसलिए मानते हैं क्योंकि कालिदास को क्या है, हूणों के आक्रमण का भी परिचय मिलता है, उनके ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है। तो हूणों का आक्रमण भी गुप्ता साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था। उनके ग्रंथों में गुप्त साम्राज्यों के नाम प्रच्छन्न रूप से मिलते, मतलब स्पष्ट रूप से उसने गुप्त साम्राज्यों का नाम अपने जो उनके लेखन कार्य है उसमें उनका मिलता है। उसकी कविता का प्रभाव जो है मंदस्वर अभिलेख पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मतलब उनकी कविताएं जो है मंदस्वर लेख में भी हमें देखने को मिलती हैं, जो कि 473 ईस्वी का है मंदस्वर अभिलेख। तो एग्जामिनर पूछता है कि मंदस्वर अभिलेख में किस लेखक या कवि के जो है अंश मिलते हैं, तो वहाँ हमारा हो जाएगा कालिदास सही आंसर। और हमें मिलता है कि कालिदास द्वारा वर्णित सामाजिक शांति एवं वैभव की पुष्टि जो है, मतलब जिस प्रकार का वो समाज बताता है वो उस समय की समाज की पुष्टि किससे होती है कि वो गुप्त साम्राज्य का ही है। साथ ही साथ चीनी यात्री फाहियान के विवरण से भी इसी तरह का मिलता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कालिदास जी हैं हमारे, वो गुप्ता साम्राज्य से ही संबंधित है। अब हम इसके ग्रंथ देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला इनको एक मैंने क्रम में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको अगर इसी तरह से याद करेंगे तो ज़्यादा सही है। बाकी आपको याद तो पूरे ही करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर पूछता है 4 ऑप्शन देके, 3 ऑप्शन देके कि कौन सा नहीं है और कौन सा है, तो इसलिए आपको ये सातों के सातों याद रखने हैं। तो सबसे पहले है ऋतु संहार। ऋतु संहार में 7 ऋतुओं के बारे में वर्णन है, इसका हम आगे देखेंगे। ये इसका पहला है ऋतु संहार, और इसलिए ये बहुत ही परिपक्व अवस्था में लिखा गया नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जब भी कोई भी लेखक हो अपना पहला ग्रंथ लिखता है, या फिर हम ऐसे समझें कि जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले रिसर्च जो हमारी होती है, मतलब रिसर्च में हम पेपर लिखते हैं, तो पेपर जब हम लिखते हैं तो पहला पेपर हमारा बहुत अच्छा नहीं होता, सिर्फ हम उसमें लिखना सीख पाते हैं कि हाँ एक पेपर है, इसको इस तरह से हमें अरेंज करना है। जैसे जैसे हम पेपर लिखते जाते हैं तो हमारी जो लेखन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, एक उत्कृष्टता आने लग जाती। तो उसी प्रकार जो है ऋतु संहार भी जो है कालिदास का एक ग्रंथ है जो कि सबसे पहले लिखा गया है, इसलिए उसकी जो शैलियाँ हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी फीकी दिखाई पड़ती हैं। अब जो दूसरा है वो है मेघदूत। मेघदूत में क्या है, वो मेघों के द्वारा एक यहाँ पर एक प्रेम कथा है जिसमें एक यक्ष होता है, और यक्ष क्या है, अपनी जो प्रेमिका है उसको मेघों के द्वारा वहाँ पर बारिश और इस तरह से जो है कथा वहाँ पर मिलती है। तो ये मेघदूत हो गई, ये इसकी दूसरी रचना थी। कुमार संभव है, तो कुमार संभव शिव और जो पार्वती हैं उनके पुत्र कुमार यानी कि कार्तिकेय, इनके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। रघुवंशन में भी इक्ष्वाकुओं राजाओं का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ राम का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं मालविका अग्निमित्रम में, तो मालविका अग्निमित्रम में भी मालविका अग्निमित्र होते हैं और मालविका की प्रेम कहानियाँ यहाँ पर मिलती है। विक्रमोर्वशीय, इसमें भी ये भी इनका एक ग्रंथ है, इसका हम देखेंगे कि किस प्रकार से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभिज्ञान शाकुंतला, तो अभिज्ञान शाकुंतल में क्या मिलता है, ये
सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, ये इनका सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छी रचना अगर मानी जाए इन सातों में सात, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये क्या है, एक नाटक है, इसमें 7 अंक हैं और इसमें किसकी कहानी मिलती है, तो आप सभी जानते होंगे कि राजा हस्तिनापुर के राजा होते हैं दुष्यंत, तथा रानी नहीं, एक कर्ण ऋषि की पालिता कन्या होती है शाकुंतला, और उसी के पहले वो कैसे मिलते हैं और फिर कैसे बिछड़ जाते हैं और फिर कैसे मतलब पुनर्मिलन की पूरी एक नाटकीय कथा है। तो ये भी हमने यहाँ पर, ये हमने 7वां जो हमने यहाँ पर देख लिया विस्तार से। बाकी अब हम क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा ऋतु संहार। तो ऋतु संहार में मैंने बताया था ये कालिदास की प्रथम रचना है। 6 सर्गों का यहाँ पर काव्य खंड काव्य है। इसमें अलग अलग 6 ऋतु, अब 6 ऋतु कौन सी, गर्मी, बरसात, जाड़ा और फिर हेमंत, शिशिर और बसंत। तो इस हिसाब से 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, ये भी हमें याद रखने हैं। और इसमें प्राकृतिक दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऋतु संहार। आगे हम बात करेंगे मेघदूत की। तो मेघदूत जो है कालिदास का दूसरा खंड काव्य है, जो 2 भागों में है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। अब इसमें कौन सी कहानी मिलती है, तो यहाँ पर एक धन कुबेर होते हैं जिसके श्राप से निर्वासित होता है कौन सा, रामगिरी पर्वत पर निवास करने वाला एक यक्ष। तो यक्ष को धन कुबेर ने क्या दिया था, श्राप दिया था यक्ष को। इस तरह से वो मतलब नगर से बाहर था। तो फिर ये क्या करता है, जब वहाँ पे वर्षा आरंभ होती है तो मेघों के द्वारा, ठीक है, मतलब जो बादल होते हैं मेघों के द्वारा अलकापुरी में निवास करने वाली बिरह विधुरा कांता के पास मतलब मेघों को भेजता है। मतलब वो जितना दुखी होता है वो मेघों को बोलता है कि ये जो तुम जाओ उसके पास और फिर वहाँ पर बारिश करके आओ। इस तरह से क्या है, इसमें पूरी कहानी और घटना का वर्णन किया गया। तो ये हो गई हमारी मेघदूत। अगला है कुमार संभव। तो कुमार संभव ये इसमें 17 सर्गों का महाकाव्य है। शिव और पार्वती, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इसमें 8 सर्गों को ही कालिदास, मतलब यहाँ पर एक 17 सर्ग है ना, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 8 सर्ग ही किसने लिखे हैं, कालिदास ने। बाकी जो सर्ग लिखे गए हैं वो किसी अन्य के लिखे गए हैं, क्योंकि उनके जो बाद के सर्ग मिलते हैं वो उसमें बहुत अच्छी लेखन शैली नहीं मिलती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बाद के जो है 17 के बाद वो किसी और कवि ने लिखे गए हैं। अब हम बात करेंगे रघुवंश की। तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं। यह कालिदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो महाकाव्यों का नाम पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाकाव्य सर्वश्रेष्ठ था कालिदास का, तो हमारा आंसर होना चाहिए रघुवंशम या रघुवंश। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तथा 40 इक्ष्वाकु वंश राजाओं का चरित्र चित्रण अत्यंत उत्कृष्ट एवं कुशलता के साथ किया गया है। 10वें और 15वें सर्ग तक क्या है, राम के चरित्र का वर्णन यहाँ पर भी मिलता है। तो रघुवंशम में इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन मिल रहा है, राम के चरित्र। ये 2 चीज़ें हमें बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे मालविका अग्निमित्र की। तो मालविका अग्निमित्र ये प्रथम नाटक है। ये भी हमें याद रखना है कि ये प्रथम नाटक है किसका, कालिदास का। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का प्रथम नाटक है। तो शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम पे नहीं टिक करना है। पहला नाटक उनका कौन सा है, मालविका अग्निमित्र। अब यहाँ पर इसके जो अंक हैं वो 5 हैं। इसमें किसकी कहानी मिलती है, तो शुंग वंशीय राजा होते हैं अग्निमित्र और मालविका। वो अब ये मालविका को कौन होती है, ये रानी की एक सेविका होती है जिसकी प्रेम कथा यहाँ पर मालविका अग्निमित्र में वर्णन की गई है। अब हम आगे बात करेंगे विक्रमोर्वशीय। तो विक्रमोर्वशीय जो है ये कालिदास का दूसरा नाटक है। ठीक है, दूसरा नाटक है। पहला नाटक कौन सा था, मालविका अग्निमित्र। और सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी हो जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम।
तो और सबसे सर्वोत्तम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो महाकाव्य में नाम आएगा रघुवंश। अब हम बात करते हैं विक्रमोर्वशीय। तो 5 अंकों का वर्णन मिलता है, ये दूसरा नाटक है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी यहाँ पर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पुरुरवा तथा उर्वशी की प्रणय कथा किस ग्रंथ में मिलती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विक्रमोर्वशीय। ठीक है, तो पुरुरवा और उर्वशी का उल्लेख हमें मिलता है विक्रमोर्वशीय। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है पुरुरवा उर्वशी के बाद ये है आख्यान, मतलब ये जो घटनाएं हैं हमें ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेखित मिलती है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कालिदास की रचना है जो उसकी कहानी जो है ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। तो हमारा आंसर होगा विक्रमोर्वशीय। अगला देखते हैं। अगला इसका जो है मालविका अग्निमित्र है, जो कि मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार से इनके जो 7 ग्रंथ हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि कालिदास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे तो फिर ये आपकी एक से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।